सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और सऊदी तिजारती वफ्द पाकिस्तान आया है तो स्टॉक मार्केट पर भी इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज की आज सूरत हाल ये रही कि बड़ी ज़बरदस्त मार्केट ने रिकवरी की है और तकरीबन 862 पॉइंट्स का आज मार्केट में इजाफा हुआ, जिसके बाद 72,764 पर आज कारोबार का अख्तिताम हुआ है। तो एक बार फिर 73,000 के करीब ये इंडेक्स आ चुका है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफे की भी तवक्को की जा रही है, चूँकि पाकिस्तानी मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है, अपने राइट ट्रैक पर अब चल पड़ी है। और इसमें जो खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल यानी SIFC है, उसकी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी बड़ी कोशिशें हैं, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी हैं। अब सऊदी अरब का 30 से ज़ायद कंपनीज का 50 वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी इस मौजूदगी की बड़ी अहमियत है। इस्लामाबाद में पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें इफ्तिताई सेशन से खिताब में सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी ने बड़ी मुस्बत बातें की हैं और पाकिस्तान से मुताल्लिक उन्होंने इज़हार ख्याल किया। और इस इज़हार ख्याल में उनका कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं। तो सऊदी अरब की $5 अरब की सरमायाकारी इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है, पाकिस्तान की इकॉनमी में इसकी क्या अहमियत है और फिर आगे इससे मज़ीद सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को कितने मौके मैसर आएंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो सऊदी तिजारती वफ्द का दौरा पाकिस्तान है, ये कितनी अहमियत का हामिल है? कुछ अर्से पहले भी सऊदी वफ्द आया था, मोहम्मद बिन सलमान भी इम्कान है कि इसी महीने सऊदी अरब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो ये तमाम दौरे मिलकर 5 से 7 अरब की जो डॉलर्स की जो सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इस वक्त कितनी जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सूरत हाल है, ये काफी अर्से से बातचीत चल रही थी कि हम लोन और ग्रांट आगे निकलना होगा और अगर हमने कोई क्रेडिबल काम करना है और मईशत को सस्टेनेबल बेसिस पे लेके आना है, हमें सिर्फ जो हमारे दोस्ताना मालिक हैं उनसे सिर्फ लोन और ग्रांट लेने की बजाय हमने उनसे इन्वेस्टमेंट लेनी होगी। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट दौरानिया होता है, वो तकरीबन 5 से 15 साल के दरमियान होता है और ये लोन्स वगैरह हमें साल 2 साल में वापस करने होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमें हर थोड़ा अर्से बाद जो है इन्हीं लोगों के पास पैसे मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ता है। तो ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के जो FDI है, जैसा कि मैंने कहा कि 5 से 15 साल तक का दौरानिया होता है, हमारी इकॉनमी के लिए वाहिद सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है, रास्ता यही है। अब देखें, जैसा कि आपने कहा कि कई सारे वफ्दी आए हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर वफूद का आना जाना जारी है, हमारे यहाँ से भी जा रहे हैं और वहाँ से भी आ रहे हैं। ये भी पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 5-7 सालों में कई मरतबा सऊदी अरेबिया ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम 10 से 15 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने इस चीज को कैपिटलाइज नहीं किया, ऐसे जो प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं दिए। अभी पहली मरतबा काफी अर्से बाद जो है, या शायद पहली मरतबा ये हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि हम सऊदी अरेबिया से बाकायदा प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और ये बहुत वाइड रेंजिंग प्रोजेक्ट से बात हो रही है। तो अगेन ये भी खुशाइन बात है, लेकिन अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमने जो मोमेंटम क्रिएट किया है उस मोमेंटम को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर MOUs और याददाश्तों के साथ साथ जो है कोई एक्चुअल मुआहिदे और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो वकूफ पजीर हो, यानी पैसे हमारे अकाउंट में आए, कुछ कंपनियां हो जो खरीदें, कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाएं। क्योंकि देखिए, मोमेंटम आपने क्रिएट कर लिया, मेहनत बहुत सारी कर ली, लेकिन अगर इसको मैं कंक्लूड नहीं कर सका तो ये मोमेंटम हमारी नाकामी होगी, मोमेंटम फिजल आउट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब इस मोमेंटम को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा और उसके लिए हमें अगले 6 से 8 महीने बहुत ही क्रूशल है कि इसमें 1-2 इन्वेस्टमेंट को कंक्लूड करना होगा। और नवाज साहब, ये हमने सारा मोमेंटम और सारी कोशिश ये सिर्फ अभी एक ही मुल्क को लेकर की है, यानी सऊदी अरब से ही हम इन्वेस्टमेंट की तवक्को कर रहे हैं, या कुछ और ममालिक को भी इसी तरह से एंगेज करना पड़ेगा, या ये दरअसल एक दरवाजा होगा कि पहले सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर दे तो फिर दीगर ममालिक का भी एतमाद एक बहाल हो जाएगा कि पाकिस्तान एक सेफ जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सऊदिया की जो इन्वेस्टमेंट है, यकीनन इससे बहुत सारे डोर खुलेंगे, लेकिन हर मुल्क की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अलग अलग होती है। अगर आप खलीजी ममालिक को देखें, कतर को देखें, UAE को देखें, ओमान को देखें, इन सब ममालिक के साथ हमारी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लेकिन इन सब के जो सॉवरेन वेल्थ फंड यानी सरकारी जो इन्वेस्टमेंट फंड है या प्राइवेट कंपनीज है, उन सब का अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, इन्वेस्टमेंट का मैयार होता है, मुख्तलिफ सेक्टर्स को वो देख रहे होते हैं, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है, उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है। चुनांचे सिर्फ अगर हम ये कहें कि सऊदिया की बुनियाद की बाकी मुल्क किया जाए तो ऐसा नहीं होगा। अगर हमें बाकी खलीजी ममालिक को, फॉर एग्जाम्पल अरब कंट्रीज को हमें टैप करना है, UAE को, कतर को, ओमान को, तो हमने उनकी इन्वेस्टमेंट के इदारे हैं, उनकी पॉलिसीज और उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हवाले से उनको अप्रोच करना होगा।
ये वन फिट ऑल अप्रोच नहीं चल सकती। हाँ, ये जरूर है कि सऊदीया को देख के एक अच्छा कंप्रेशन क्रिएट होगा, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि सऊदीया से जो हमारे ताल्लुकात है बहुत ही स्ट्रैटेजिक नेचर के हैं, और जब भी डोर ओपनिंग भी हुई है बहुत ही स्ट्रैटेजिक नेचर की डोर ओपनिंग हो रही है। ये सिंपल नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है जो हमारे दरमियान हो रही है। तो मैं समझता हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हमें डायरेक्ट कार्ड को वसूली करना चाहिए, अपने डायरेक्ट कार्ड को वसूली करना चाहिए, बाकी ममालिक को भी टैप करना चाहिए, और कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन की पॉलिसी होनी चाहिए हर मुल्क के लिहाज से। सही। और नवाज साहब, ये 5 अरब डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की, और जो IMF प्रोग्राम है 6-7 अरब डॉलर, वो जितने का भी होता है, वो ये दोनों मिलकर क्या अगले 1-1.5 साल के लिए पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट कर देंगे? जो पाकिस्तान के अगले 8 माह 10 माह या 1 साल के मसाइल हैं वो क्या हल हो जाएंगे इससे? देखें, पहली चीज तो ये कि 5-7 अरब डॉलर का जो IMF का प्रोग्राम हम ले रहे हैं, ये अगले 6 महीने में पैसे नहीं आने, ये अगले 3 से 5 साल के दौरान पैसे आने हैं, तो थोड़े करके पैसे आएंगे। इससे कम से कम ये होगा कि IMF की चूंकि बैकिंग मौजूद है और एक लिहाज से IMF की सुपरविजन भी मौजूद है, और हम जानते हैं IMF की वजह से अमेरिका की भी जो गो अहेड IMF को मौजूद है, तो चुनाचे होगा ये कि हमें इमीडिएट प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं होंगे। हमारी इकोनॉमी जो एक स्पेकुलेटिव बेसिस पे चल रही थी कि अभी करेंसी गिरी तो अभी गिरी, तो ये जो है कोई मैसिव प्रेशर है मुझे अगले 1 साल के अंदर नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी के सारे फंडामेंटल्स ऑटोमेटिकली सस्टेन हो जाएंगे या हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये हो गई IMF की बात। सिमिलरली जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, मैंने आपसे पहले बात की कि इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करने के लिए, उसको किसी बंद के अंजाम तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 6 महीने से 2 साल का प्रोसेस दरकार हो। 6 महीने की कम ही बता रहा हूँ मैं, तकरीबन और एवरेज भी अगर आसान अल्फाज में भी जब तक पैसे आने में 1-8 साल तो निकल जाता है। अभी हमारे ऊपर है कि हम अगर बहुत स्पीड से भी प्रोसेस को निपटाएं तो 6-8 महीने में कुछ 2-3 डील्स अगर हम कंक्लूड कर लेते हैं तो कुछ 1-1.5 बिलियन डॉलर आ जाएगा। फिर हर 6-8 महीने 1-1.5-2 बिलियन डॉलर लेते रहें सऊदीया से इन्वेस्टमेंट की मद में, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-2.5 ईयर्स जो है हम लोग एक सॉलिड पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये तकरीबन इसको 6-8 महीने की मुद्दत में अगर हम देखेंगे तो ये हमारी गलती होगी। कम से कम ये पूरा IMF का और सऊदीया से जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, हमें इसको 2 से 3 साल की ड्यूरेशन में देखना होगा। ठीक है। और नवाज साहब, इस 2 से 3 साल के दरमियान जो रिफॉर्म्स करनी होंगी उनकी पर कितनी इंपॉर्टेंस होगी? जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि अब वो एक इकोनॉमिक इशू से ज़्यादा वो एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। एक सियासी जमात की उस पर कोशिश होती है कि उस तरफ जाया जाए, अमल किया जाए, एक सियासी जमात ही कहती है कि इसको रोका जाए, वो उसकी मुखालिफ है। तो अब इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि प्राइवेटाइजेशन का अमल भी तेजी के साथ आगे बढ़े, जो बड़े बड़े इदारे हैं जो सरकारी खजाने पर बोझ हैं, कम से कम वो बोझ कम किया जा सके? देखिए, जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है या प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये अब हमारी लाइफ एंड डेथ का मसला है। ये जो इदारे हैं ये सैकड़ों खरबों रुपए जो है साल की सब्सिडी ले रहे हैं। तो ये हम पिछले जो 20-25 साल है हमने मजाक बनाया हुआ है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का, कि एक जमात आती है दूसरी कहती है नहीं करना, फिर उसके बाद जब भी हो जाती है प्राइवेटाइजेशन तो कभी पैसे नहीं आते, कभी वो केसेस जो है वो कोर्ट्स में चले जाते हैं, कोर्ट्स ओवरटर्न कर देती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसकी लीगल कंप्लायंस, कोर्ट्स को भी फुल्ली ऑन बोर्ड रखा जाए, इदारों को भी ऑन बोर्ड रखा जाए, ताकि अब ये अगर ये प्राइवेटाइजेशन होती है तो ये स्मूथ हो और बाद में भी किसी किस्म के डिस्प्यूट्स या स्कैंडल्स ना हो। तो मेरा ख्याल है हमें माजी के तजुर्बात से सीखना होगा और एक अबव बोर्ड किस्म का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो है ना उसको करना होगा, ताकि वो लीगली भी कंप्लाइंट हो, बाद में कोर्ट्स को भी कोई एतराज ना हो और सारे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड हो इस हवाले से। और ये इसको जो है ना, ये हमारा ना सियासी इशू नहीं है, इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल का इशू है, स्ट्रैटेजिक इशू है। तो जब तक हम इन सफेद हाथियों को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा फैमिली सिल्वर है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसे औने पौने दामों बेच दिया जाए, बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस के साथ, प्रॉपर वैल्यूएशन के साथ और मुल्की मफादात को मद्देनजर रखते हुए बेचा जाए। लेकिन इसका जो प्रोसेस है उसको बैक एंड फोर्थ करने की बजाय इसको प्रोसेस को भी हमें इसी साल के अंदर कंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिफॉर्म्स नहीं की गई तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि ये जो हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे वो IMF के पैसे हो या सऊदी FDI हो, इनमें तो कुछ भी नहीं आएगा। ये सारी चीजें डिपेंडेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रोसेस का, जिसको अब हमने जो है अपनी लाइफ एंड डेथ के मसले के तौर पर जो है लेकर चलना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशात हमारे साथ मौजूद थे, इंपॉर्टेंस पर भी जोर दे रहे थे और इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है और न सिर्फ सऊदी इन्वेस्टमेंट आने जा रही है बल्कि कुछ गैर मुल्की कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान के पोर्ट्स पर भी इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखती हैं। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से खुसूसी गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने बताया कि मईशत की बेहतरी के लिए इस वक्त हुकूमत बड़े भरपूर तरीके से इक़दाम कर रही है। उनका मजीद क्या कहना है कफील से ही जान लेते हैं। कफील, बताइएगा कैसर अहमद शेख साहब का क्या कहना है इस बारे में मजीद?
हुकूमती तरजीहात इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए है, लेकिन इकोनॉमी को बेहतर किस तरह किया जाए, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए वजारत बहरी उमूर एक खास और अहम जो है वो वजारत है और उसकी जो जिम्मेदारी है वो कैसर अहमद शेख साहब के पास है, जो कि वफाकी वजीर भी हैं। अपना कैसर साहब वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी, हम उनसे बात करें। शेख साहब, पूछना ये चाहेंगे कि इस वक्त हुकूमती तरजीहात जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और इकोनॉमी की बेहतरी है जो कि इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, क्या कहना चाहेंगे तरजीहात के हवाले से? हुकूमती तरजीहात इस वक्त क्या है और आपकी जो वजारत है उसकी खास जिम्मेदारी है, तो क्या करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट के अपनी प्लान्स क्या हैं, क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी हुकूमत को तकरीबन 1.25 महीने हुए आए हुए, और मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी पहले भी आई है तो मुल्क में तरक्की होती रही है। तो असल तो जो हालात हैं आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल जिस तरह मेस में 2 साल से पहले रहा, तो वो बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट जो था वो पाकिस्तान का बचा। तो अभी भी हमारी कोशिश ये है कि आम आदमी तक ना, एक तो सबसे बड़ा मसला हमारे इस वक्त महंगाई का है कि इन्फ्लेशन को कम क्या किया जाए। और आपने देखा होगा कि 2 महीने में कमी आई है, जो सारे रेट स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं स्टेट बैंक के, उसमें भी कमी आई है। जहाँ तक मेरी टाइम का तल्लक है, बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, इसमें कराची पोर्ट भी है, उसमें पोर्ट कासम भी है, गवादर है। मैं परसों गवादर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। तो ये पोर्ट्स हैं, उसके अलावा शिप यहाँ पे जो हमारे जहाज़ हैं पाकिस्तान के पास, वेसल्स हैं, टैंकर्स हैं PNSE के पास, फिर जो शिप ब्रेकिंग है, काफ़ी वसी ये मिनिस्ट्री में है। और हमारी कोशिश हो रही है, आपने देखा होगा कि पिछले महीने ही आप खुद वहाँ थे जबकि अबू धाबी की जो उनके इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कांटेक्ट किया है हमारे KPT में, और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे $100 मिलियन का, तो उन्होंने $50 मिलियन उन्होंने पेमेंट की है, $50 मिलियन और उनके आएंगे। तो वो उस पर उन्होंने एक टर्मिनल के लिए ना हमसे किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर सबसे अहम जो पेशरफ्त हुई ना पिछले 10 दिन पहले तकरीबन, मार्क्स लाइन के एग्जेक्टिव तशरीफ लाए पाकिस्तान में। मार्क्स लाइन दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है और पाकिस्तान में तकरीबन 60% जो आमदरफ्त है ना कंटेनर की, वो इसी लाइन के थ्रू होती है। पहली बार ना वो पाकिस्तान में सीरियसली इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं कि यहाँ हम किस तरह बड़े जहाज, वो कह रहे हैं जी आपके यहाँ जो KPT में तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का एरिया है, जो डेप्थ बहुत काफ़ी उधर है बड़े जहाज़ों के लिए। तो बड़े जहाज़ों का आजकल आएंगे तो तब इकनॉमिकल होंगे ना, कंटेनर्स का पर कंटेनर कास्ट कम आएगी। तो बड़े जहाज़ ला के वो कहते हैं आपके यहाँ पूरे मुल्क में तो नहीं है इतनी ज़्यादा डिमांड, लेकिन हम दुनिया के दूसरे मुल्कों में आपके पाकिस्तान को यहाँ ट्रांसशिपमेंट हब बनाना चाहते हैं। यानी यहाँ से बड़े जहाज़ लाएंगे, जो डिमांड आपकी होगी वो यहाँ पूरा करेंगे, और जो बाकी जो है गल्फ़ में हम अपने वेसल जो है वो ले के जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बना के देंगे ताकि आप सेंट्रल एशिया तक आपको, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो शेख साहब, इसमें इन्वेस्टमेंट हो बड़े पैमाने पे आप समझते हैं इन फ्यूचर में, और डेवलपमेंट की हवाले से कोई स्पेसिफिकली आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ बताइए। पहला प्रायोरिटी हमारी यही है कि महंगाई कम हो, फिर हम कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो ज़रा बेहतर हो, फिर जाके जो हम कर्जे ले रहे हैं ना, कर्जों से हम जान छुड़ाना चाहते हैं। कर्जे इतने बढ़ गए हैं, आज की आपने पूरी डिटेल खबर देखी होगी कि सिर्फ कर्जों का जो सूद है जो भर रहे हैं, मार्कअप भर रहे हैं, जो उसकी जिसको हम डेट सर्विस कहते हैं, वो ही इतना हो गया जितनी हमारी टोटल आमदनी है। टोटल आमदनी में से सूबों को दे के फेडरेशन के बाद, फेडरल गवर्नमेंट के बाद सिर्फ वो रह जाता है जो हमने वापस उनको डेट सर्विस देनी है, यानी जो हमने कर्जे लिए उनको देना है, हर मुनाफा उनको भिजवाना है। तो इसलिए डेवलपमेंट तो जी हम चाह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू बढ़े, हम बड़ी कोशिश करें, और इसके लिए आपने ये देखा होगा कि कितने ड्रास्टिक स्टेप हो रहे हैं। FBR में भी चेंजेस आ रही हैं जी। हमारे साथ मौजूद थे कैसर शेख साहब। उनका कहना ये था कि पोर्ट्स की बेहतरी के लिए उनकी डेवलपमेंट मुमकिन जो है वो इकदाम किए जाएंगे। उनका कहना ये था कि जो इस वक्त शिपिंग कंपनीज हैं उनको लगाम डालने के लिए या उन्हें कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि जो सनतकारों के इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले महीनों के अंदर जो है वो न सिर्फ वाज़ेह होगी, और जो इकॉनमी है उसकी बेहतरी के लिए मस्बत जो है वो इकदाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त कफील अहमद मौजूद थे कैसर अहमद शेख के साथ, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से उनकी मिनिस्ट्री में भी नई इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गंदम का मसला हल होने की तरफ नहीं जा रहा।
किसान अब एहतजाज के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तो गंदम के मामले पर जो कमेटी हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी उसका पहला इजलास हो चुका है और उस इजलास में दरअसल उसके मैंडेट से मुतालिक भी पता चला कि सिर्फ इस दौरे हुकूमत में यानी 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत तश्कील में आई है उस वक्त से लेकर अब तक की जो गंदम इम्पोर्ट की गई है उस पर ये कमेटी इंक्वायरी कर रही है और जो निगरान दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की गंदम उस वक्त इम्पोर्ट की गई उस पर ये कमेटी इंक्वायरी नहीं कर रही और उसका वो मैंडेट नहीं है। अब किसानों की जो इस वक्त मुश्किल है वो किस हद तक हुकूमत हल करने जा रही है, चूंकि कोई मामला इस सिलसिले में कोई डायलॉग इस सिलसिले में नहीं हो पा रहे। अब किसान मजबूरी में सड़कों पर आ रहे हैं और एहतजाज अपना वो सड़कों पर आकर रिकॉर्ड कराएंगे। तो आने वाले दिनों में किसानों के लिए हालात कितने मुश्किल होने जा रहे हैं। खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल के, उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। खालिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 10 तारीख से आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, ये फाइनल अनाउंसमेंट आप लोगों की हो चुकी है। हुकूमत ने अभी तक इस दौरान जो पिछले 2-3 रोज गुजरे आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई, आपकी दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी हुकूमती ऑफिशियल से? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने कल ऐलान किया, कल के बाद मेरी किसी से कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई। जी खालिद साहब को रिकनेक्ट, जी आपको आवाज आ रही है? दरवाजा नॉक किया, हर जगह दरखास्त दी है। तो खालिद साहब ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है इसके जो इजलास हो रहे हैं, क्या आप लोगों का जो मसला है उससे इसका कोई कनेक्शन है? आप लोगों की हालत इससे बेहतर हो रही है? और वो अपना नुक्ता जो आप बयान कर रहे थे उसको भी मुकम्मल कर लीजिएगा। देखिए जी, 2 अलग अलग मैटर हैं। जो इंक्वायरी है वो अलग मैटर है, जो हमसे गंदम नहीं खरीदी जा रही वो अलग मैटर है। जो इंक्वायरी है उसका ताल्लुक हमारे साथ भी है, पाकिस्तान की मैशत के साथ ही है और पाकिस्तान में जो माफिया है उसको नकेल डालने के लिए भी ये ज़रूरी है। एक मिसाल, एक एग्जाम्पल फिट करने की इस वक्त ज़रूरत है कि ताकि पाकिस्तान में ऐसा ना हो। जब पाकिस्तान में आप ये देखें कि 2 साल पहले हमने गंदम बेची 2200 रुपये मन, इस माफिया ने सारी गंदम स्मगल कर दी और एंड कंज्यूमर को वही गंदम मिली 6000 रुपये मन। आपको याद होगा कि आज से 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन शहीद हुई हमारी आटे की लाइनों में लगी हुई। तो उस वक्त भी ये इसी माफिया का सारा किरदार था। आज भी ये माफिया ही है कि बाहर अगर इंटरनेशनल गंदम पहली दफा सस्ती हुई है तो उसको इंपोर्ट करके हमारे 6 करोड़ काश्तकारों को का मुआशी कत्ल किया गया है। जहां तक रही बात हमारी गंदम की जो खरीदारी है, वो खरीदारी ना होने से भी पाकिस्तान को भी नुकसान है, काश्तकार को भी नुकसान है। काश्तकार को तो इस वक्त जो उसने अपने बच्चों की बेटियों की शादी करनी थी वो भी रोक ली है, इलाज भी नहीं करवा रहा, उसकी एजुकेशन भी तबाह बर्बाद हो रही, घर के हालात भी नहीं अच्छे, घर में खाना पीना भी सही नहीं, क्योंकि गंदम बेच के सारा वो सिस्टम चलाता है जी। हमारी सबसे बड़ी क्रॉप जो गंदम है। फिर पाकिस्तान का नुकसान ये है कि $1 बिलियन की जो इम्पोर्ट हुई वो भी ज़र मुबादला खर्च हुआ, पाकिस्तान का नुकसान है। कुछ 400-500 अरब रुपया काश्तकार की जेब से निकल गया, जो उसे रेट मिलना था नहीं मिला, उसका नुकसान हो गया। 150 अरब रुपया जो पिछले साल की गंदम पड़ी है, जो बाहर की गंदम आने की वजह से वो सेल नहीं हुई क्योंकि इन्होंने रेट बढ़ा दिया जानबूझ के, तो वो भी बोझ बन गया हुकूमत के ऊपर। और खुसूसन सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो अगले साल हमारी क्रॉप अभी जो हमने काश्त करनी है गंदम के बाद, वो है कपास और चावल, दोनों बड़ी फसलें हैं, मेजर फसलें जी। जब काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे वो उन पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा लॉस होगा पाकिस्तान का। फिर जब अगले साल गंदम की काश्त का वक्त आएगा तो ये काश्तकार डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, वो अगले साल गंदम की काश्त में कमी लाएगा। तो फिर हम क्या फिर इंपोर्ट करेंगे? फिर इंपोर्ट की तरफ जा, एक तरफ तो हमारे पास डॉलर नहीं है कुछ चीज इंपोर्ट करने के, ऑलरेडी हमारी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। पिछले साल की अगर इंपोर्ट ले लें तो पाकिस्तान की जो टोटल इंपोर्ट है वो $80 बिलियन की है, जिसके मद्दे मुकाबले जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो $31.5 बिलियन की थी। ऑलरेडी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डेफिसिट है वो $48.5 बिलियन का है जी। हम उसको कम करने की और बढ़ाने जा रहे हैं। देखे ना, उनको तो कैफे किरदार तक उन लोगों को पहुंचना चाहिए जिन्होंने वो समरी मूव की, जिन्होंने समरी अप्रूव की, जिन्होंने कैबिनेट में बैठ के उसका फैसला किया। गंदम इंपोर्ट का सारा कुछ स्टॉक होने के बावजूद क्या ये इतने नाहल और नालायक लोग हैं? हमसे तनख्वाह किस बात की लेते हैं कि अगर इनको फिगर ही नहीं पता कि इंपोर्ट करने की जरूरत है या नहीं है। दूसरा ये कि इंक्वायरी तो कल हो चुकी है जी, इंक्वायरी रिपोर्ट असल कल आ चुकी है जी। वो इसलिए उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने आगे कल एयरवाई पे अपना बयान दे दिया है कि जी मैंने इनको मना किया था कि इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप इंपोर्ट मत करें। उसके बावजूद अगर इंपोर्ट की गई, एक फेडरल मिनिस्टर कह रहा है इंपोर्ट ना की जाए, इंपोर्ट की गई तो ये बहुत बड़ी बदनीति है। फिर उसको कैप ना करना ये बड़ी बदनीति है। 31 मार्च तक डेट दे देना इंपोर्ट की, ये भी बड़ी बदनीति है।
फिर मैं इस वक्त पंजाब हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए काश्तकार पे इस वक्त इतना उसका मौशी कत्ल ना किया जाए। सही। तो खालिद साहब, ये अब हुकूमत के साथ जो आपका रेट तय हुआ था, यानी हुकूमत ने जो अनाउंसमेंट की थी वो तो 3900 रुपये था, ज़ाहिर है उस पर भी आप लोग को एतराज़ात थे कि ये रेट कम है। अब जब आप व्यापारी को बेचने पर मजबूर है गंदम, तो वो किस रेट फिर बेची जा रही है? इसमें ये फीमन गंदम में कितना नुकसान हो रहा है काश्तकार को? देखिए जी, आज गंदम का रेट 2800 रुपये हो गया जी। आज का रेट, कल और आज का रेट 2800 रुपये है। गंदम का हमसे जो मौके पे जो आके व्यापारी खरीद कर रहा है वो 2800 रुपये है। यानी कि काश्तकार का इस वक्त कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये काश्तकार को फी एकड़ नुकसान जो उसकी जेब से जा रहा है। काश्तकार ये कहाँ अफोर्ड कर सकता है? काश्तकार के पास तो इतनी सकत ही नहीं है, खुसूसन छोटे काश्तकार के पास तो बिल्कुल ही सकत नहीं है। देखे ना, हम अपनी फूड सिक्योरिटी तबाह करने जा रहे हैं। आज जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बम्पर खराब हुई है, हमें तो इस वक्त बैसाखी मनानी चाहिए थी। काश्तकार जश्न मना रहे होते, उसके बदले काश्तकारों के घरों में सो गए। पता नहीं ये फैसला करने वाले लोग कैसे फैसले कर रहे हैं कि गंदम नहीं खरीद करनी। भाई 76 साल बाद अगर आपने अचानक आके ऐलान कर दिया कि हमने गंदम नहीं खरीदनी, अगर नहीं खरीदनी थी हमें अक्टूबर में बता देते कि हमने गंदम नहीं खरीदनी। हम हमारी मर्जी थी, हम काश्त करते या ना करते, ये हमारी अपनी मर्जी थी। अब अगले साल हमारी मर्जी, हमें पता है कि हुकूमत नहीं खरीद कर रही। अगले साल काश्तकार अपने बारे में खुद सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। हुकूमत ने हमारे साथ जो ज्यादती की है वो है जो अपनी कमिटमेंट करके वो कमिटमेंट से भागे, वो गलत है। एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो बाप ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। सही। तो अगर पब्लिक का, काश्तकारों का हुकूमत से अगर एतमाद उठ जाए तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? सही। तो खालिद साहब, ये जो दीगर ममालिक से जो गंदम ये इंपोर्ट की जा रही है, जो अरबों रुपए जिस पर लगाए जा रहे हैं, तो ये इसमें इसकी क्वालिटी क्या, ये जो हमारा एक काश्तकार गंदम उगा रहा है, क्या ये उससे बेहतर है? हुकूमत क्यों ये खरीदने पर मजबूर है? देखें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जी। और आके मोहतरम काकड़ साहब ने कहा नहीं जी नहीं, वो हमने तो मंगवाई नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने मंगवाई। भाई हमें पागल समझता है ये बंदा? आप वजीर आजम पाकिस्तान रहे हो, भाई आपकी इजाजत के बगैर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की जब तक समरी ना हो, ईसीसी में ना जाए, कैबिनेट उसको अप्रूव, ये कोई बंदा बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो फिर कहता जी हमने नहीं मंगवाई, हमने नहीं मंगवाई। इजाजत देने वाले किसके पास है? खालिद साहब, ये अब ज़ाहिर है कि निगरान हुकूमत के दौर में भी ये सब कुछ हुआ, फिर जब ये हुकूमत आई तब भी ये सब हुआ। तो आप बता रहे थे कि जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो इंपोर्ट की जा रही है गंदम और उसमें, तो ज़रा इस फ़र्क को भी वाज़ेह कीजिएगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी है जो हुकूमत मजबूरी में वो खरीद रही है गंदम, या जो हमारा एक काश्तकार उगा रहा है वो गंदम इस वक्त ज़्यादा बेहतर है? आखिर मजबूरी क्या है हुकूमत की इसको खरीदने की? सर देखें जी, बात यह है कि वो गंदम हमारे मुकाबले में, हमारी गंदम सोना है उसके मुकाबले में। अच्छा। जो बाहर से गंदम आ रही है उसमें तो कीड़े मकोड़े भी साथ आ रहे हैं। बदकिस्मती हमारे मुल्क की, अगर यहाँ से हम कोई सी कंसाइनमेंट बाहर कोई भेजे, एक कीड़ा निकला है पूरी कंसाइनमेंट वापस कर दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में वहाँ खड़े होकर उस पर स्प्रे करवाया जाता, फ्यूमिगेशन की जाती है कि कीड़े मर जाए। यानी ये सूरत मजबूरी और कोई नहीं है, पैसे कमाने की, करप्शन की मजबूरी है। इसके अलावा कोई मजबूरी इसमें नहीं थी, सिवाय पैसे कमाने के अलावा और कोई वजह नहीं इंपोर्ट करने की, क्योंकि सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है। 1 अप्रैल 2024 की जो फेडरल मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी की उसकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 43-44 लाख टन पिछले साल की गंदम पड़ी है पाकिस्तान में। तो फिर ये 35,87,000 टन गंदम बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? ये काश्तकारों का मौशी कत्ल करने की क्या जरूरत थी? आज जो काश्तकार, आज आपकी पूरी ज़राअत रिस्क पे लग गई है, पूरी फूड सिक्योरिटी रिस्क पे है। ये काश्तकार क्या करेगा, कैसे काश्त करेगा? जो आपको तकरीबन 20,000 अरब की प्रोड्यूस देता है पाकिस्तान में, उसको तो पाकिस्तानी इंसान तक तस्लीम नहीं किया जा रहा। किस मशवरे में उसको शामिल किया गया है? कहाँ उसकी राय ली गई है काश्तकार की? काश्तकार को तो कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। काश्तकार तो रहते खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मक़सद तक पहुंचाता है। तो खालिद साहब, 10 मई से जो आप लोगों का लाहेअमल होगा वो फिर क्या होगा? ये एक रोज़ा एहतजाज होगा या फिर ये कोई एक लड़ी है एहतजाज की कि ये फिर सिलसिला चलता रहेगा आगे? जी ये सिलसिला चलता रहेगा। हम एक ऐसा एहतजाज करने जा रहे हैं जिसमें कोई शख्स तंग भी ना हो। हम शहरी प्रॉब्लम भी खड़ा नहीं करना चाहते कि रोड ब्लॉक हों, मोटरवे ब्लॉक हों, हम ट्रेनें ब्लॉक करें। हम ऐसा काम करने नहीं जा रहे। हम अपना अलामती तौर पे एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज करने जा रहे हैं। पहला हम मुल्तान में करेंगे, उस पर हम जानवर भी लेके आएंगे। जी, खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सदर हैं किसान इत्तेहाद काउंसिल के, और कह रहे हैं कि 10 मई से ये एहतजाज शुरू होने जा रहा है जिसमें एक बड़ी मुनज़्ज़म और बेहतरीन अंदाज से एहतजाज होगा जिसमें किसी आम शख्स को तंग नहीं किया जाएगा। जी खालिद साहब की आवाज़ ज़रा कट गई थी तो आप अपना करेंगे।
हम उस पे बच्चे लेके आएंगे और अलामती नमाज जनाजा अदा करेंगे मुल्तान में। अच्छा, कि काश के ज़राअत को मार दिया गया, हम उसका जनाजा पढ़ रहे हैं, अलामती जनाजा, एक एहसास दिलवाने के लिए। हमारा और कोई मकसद नहीं, हम एहसास दिलवाना चाहते हैं हुकूमत को कि ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, अगर हमने ज़राअत पे तवज्जो ना दी तो फिर क्या करेंगे आगे? आबादी तो बढ़ा रहे हैं, तो फूड्स को आगे ही 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम उसको 20 बिलियन डॉलर पे ले जाना चाहते हैं? हमें तो आज चाहिए कि अपनी ज़राअत रिसर्च पे तवज्जो दें, मार्केटिंग मैकेनिज्म हो, काश्तकार को अच्छा रेट मिले ताकि अगली फसल पे वो मैक्सिमम खर्च करे, ज्यादा पैदावार ले। तो उसके बाद हम अगली डेट देंगे इंशाल्लाह लाहौर के, पूरे पंजाब से काश्तकार लाहौर में आएंगे। अच्छा, मुल्तान में वो डेट देंगे, यहाँ आके इस ज़राअत की कुर्बानी पड़ेंगे, फिर इस्लामाबाद की देंगे, वहां जाके इसका 40वां पड़ेंगे। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि शहरी भी तंग न हो, बल्कि आपके तवज्जुह से, आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम सिविल सोसाइटी से, वकला से, अपने ताजर तंजीमों से, अपने ताजरों से, बाकी मुख्तलिफ जितने भी मकातब फिक्र के लोग हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि आए हमारा साथ दे। जिस तरह इंडिया में काश्तकारों का सिविल सोसाइटी में साथ दिया था, हमारा भी साथ दे। हम इंतहाई पुरअमन होके आएंगे, इंतहाई पुरअमन होके। हमारा कोई मकसद नहीं रोड ब्लॉक करना, हम एहसास दिलवाना चाहते हैं हुकूमत को कि ज़राअत के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क में इस वक्त ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज इंतहाई जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खोकर साहब, सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और एफबीआर की जानिब से 5 लाख सिम्स बंद करने के मामले पर पीटीए यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपना फैसला सुना दिया है और मुकम्मल तौर पर एफबीआर के इस फैसले की मुखालफत कर दी है, बल्कि एफबीआर को किसी दूसरे ऑप्शन पर गौर करने के लिए कहा है। और वजह इसकी ये बताई गई है, चूंकि अब डिजिटल दौर है और इससे बैरूनी सरमाकारी पर मनफी असर पड़ सकता है, इसलिए पीटीए ने अब इस अमल से माजरत कर ली है। अब जो ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक ताजर ऐप मुतारिफ करवाई गई थी, वो मनसूबा, वो प्लान मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हो गया, चूंकि जब एक एंड डेट सामने आई तो उसमें सिर्फ 200 ताजिर ही अपने आप को उसमें रजिस्टर करवा सकें। अब एफबीआर क्या करेगा, क्या उसके पास ऑप्शन हैं और ताजिर खुद अपने आप को क्यों इस टैक्स नेट में लाने की कोशिश नहीं कर रहे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जावेद कुरैशी साहब सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब चलें, पीटीए की तरफ से तो एक रिलीफ आप लोगों को मिल गया, वरना ये सिम्स बंद हो जाती हैं, बड़े इशूज़ हो सकते थे। तो अब एफबीआर किसी दूसरे ऑप्शन पर जाएगा। जब ये ताजिर दोस्त ऐप लाई गई तो ताजिरों ने अस खुद क्यों नहीं इस टैक्स नेट में अपना हिस्सा डालने की कोशिश की? सिर्फ 200 लोग, ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। देखिए जी, आप आ रही है मेरी आवाज? जी जावेद साहब, आपकी आवाज आ रही है। आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्कीम जो हुकूमत ने जो एफबीआर की तरफ से लॉन्च की थी, ताजिर दोस्त की नाकामी की मेन वजह यह थी कि इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले किसी भी स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की थी। अच्छा, हुकूमत की डायरेक्शन जो है वो इंतहाई गलत है। चंद नाम देहात जो अपने आप को ताजिर कहलवाते हैं, लेकिन उनका तजारत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको उन्होंने बुलाया और उनसे एक दो बंदों से मुशावरत की। इतना बड़ा मुल्क है, आज इसको पहले फेज के अंदर 10 लाख 6 शहरों में वो 10 लाख बंदों का टारगेट था। अब ये 200-250 बंदे आज तक इस पे जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इस स्कीम की बुनियादी वजह नाकामी की ये थी कि इन्होंने स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की और हम बार बार हुकूमत से एक मुतालबा कर चुके हैं कि सादा एक स्कीम दी जाए और फिक्स टैक्स इस पे दिया जाए, ताकि ताजिरों को के वकीलों के झंझट से और दूसरे मामला से जांच उठ जाए। इसके अंदर जो स्कीम के अंदर जो सबसे बड़ी खामी ये थी कि एफबीआर के ऑफिसरों को इस कदर इख्तियार दे दिए गए थे कि वो दुकान के साइज और उसकी रेट को तयन कर उस पर से टैक्स लगाया जाता। तो ये तो कोई कानून ना हुआ, वो तो एक यानी ये समझे कि रिश्वत का एक और धंधा खुल गया। जिस ऑफिसर को जो मर्जी आए वो उसके ऊपर उसका टैक्स डाल दे। जावेद साहब, आप फिक्स टैक्स की अगर बात कर रहे हैं तो छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदार पर अगर सेम टैक्स होगा तो फिर ये छोटे दुकानदार के साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? देखिए, बात यह है कि बड़ा दुकानदार तो टैक्स दे ही रहा है, वो इस स्कीम में शामिल है। बात हो रही है नए दुकानदारों को, जो अब उन्होंने जो अभी आपने कहा जिस तरीके से उन्होंने में ब्लॉक करने के लिए कहा गया,
वो उन्होंने डेटा दादरा से उठाया और वो जो ट्रांजेक्शन जो थी मोबाइल अकाउंट की, उस बुनियाद पे लोगों को तकरीबन 5 लाख से ज्यादा बंदों को इन्होंने नोटिस जारी किए गए, जिनका ना कोई कारोबार है ना कोई दूसरे मामलात है। छोटी मोटी कोई ट्रांजेक्शन की है और उसके ऊपर नोटिस आए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर शॉप का जो शटर है उसको टैक्स देना चाहिए। टैक्स से ताजिरों ने इनकार नहीं किया। तरीकाकार से हमारा इख्तलाफ है आज भी। ये सादा तरीकेकार लेकर आए। मैं यकीन दिलाता हूँ हुकूमत को। तो जावेद साहब, ये आपके नजदीक क्या बेहतर तरीकेकार है? कुछ एक दो तजावीज जो कि हुकूमत को आप देना चाहिए। हमारी तरफ से हमने मुतवाज़िर इसको कई सालों से दी हुई है कि आप इसे फिक्स टैक्स के अंदर लेकर आ जाए। सादा सैंपल एक तरीकाकार हो, 5 साल का 1 साल का वो टैक्स एडवांस भी जमा करा दें और उस शॉप के ऊपर वो टैक्स का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आप करते हैं और उस बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि हमारी जितनी भी पूरे पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन है वो एहतियात से ताबून करेगी और डोर टू डोर उनके साथ चलकर तमाम दुकानदारों को ये मजबूर करेगी कि वो इस टैक्स डेट में शामिल हो। टैक्स के मुल्क नहीं चलता, लेकिन ये इख्तियारात एहतियार को दे दे। जिस तरीके से आपके इल्म में है कि अभी 12 अफराद को जो है हुकूमत ने जो 20 और 21 ग्रेड के ऑफिसर थे उनको जो है OSD बना दिया गया जी। तो ये इदारा करप्शन की नजर हो चुका है। इसकी इस्लाह की जरूरत है और इसका तरीकाकार यही हो सकता है टैक्स वापिस किया जाए कि हुकूमत को भी रिलीफ मिले और उनके जो वकीलों के और दूसरे झंझट से उनके ताजिरों की जांच छूट जाए। ठीक है, लेकिन हुकूमत क्यों इसके जहत का शिकार है, क्यों नहीं इस तरफ काम करती? मुतवातर हमने कई सालों से मीटिंगों में उन्हें तजावीज ये दी है, लेकिन उस तजावीज पर अमल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब, सदर ऑल पाकिस्तान अनसीन हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।